आप लोगों का जो प्रश्न है बड़ा स्वाभाविक है और शुरुआती दौर में जनरली इसी प्रकार का प्रश्न दिमाग में आता है कि हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए कि बहुत कम टाइम में हम सफलता अर्जित कर दे। चूंकि अभी आपका एनर्जी लेवल काफी ज्यादा है, लगता होगा कि बस 2-4 महीने का मेहनत करेंगे और बस सफलता हासिल हो जाएगी। भाई थोड़ा बहुत पढ़ाओ, कंटेंट्स दो, बाकी तो हम रट ही जाएंगे। नहीं, बहुत लोगों के दिमाग में ये बातें चल रही हो, मैं जानता हूं। चूंकि आप लोग लगातार वीडियो देख रहे हो, ढेर सारे शिक्षक हैं जो स्ट्रेटजी मूल मंत्र की बात करते रहते हैं। सफलता का मूल मंत्र क्या है? कई सफल अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपने विचार को शेयर किया, उसे भी तुम सुने ही होगे। मोटे तौर पे अगर कहा जाए तो सफलता का दो ही मूल मंत्र है भाई। एक तो डेडिकेशन और दूसरा लेबर। आप अपने गोल के प्रति डेडिकेटेड हो और सतत मेहनत करने की क्षमता है तो सफलता आपकी है। लेकिन अगर इसमें से कोई भी प्रभावित हो रहा है, मतलब आप सफलता से काफी दूर हो। उसके बाद ही तमाम स्ट्रैटेजी काम करेगा। ये एकदम बेसिक है और यही क्या है, जरूरी भी है। क्योंकि अभी आप जिस उम्र के पड़ाव पे हो ना, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है। तो अगर आप सही दिशा में सतत मेहनत नहीं करते हो ना, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, हर वक्त गलत कर्म आपको चुन लेगा। क्योंकि अभी कई चीजें आपको अट्रैक्ट करती होंगी। गोल के प्रति भी अट्रैक्शन है, लगता होगा फैशन भी करना है, नहीं, रोमांस भी करना है, क्रूजर बाइक को होना चाहिए, पीछे गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती, किसी एक के साथ तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और उसके लिए एकमात्र उपाय है अपने पोटेंशियल का सही दिशा में इस्तेमाल करना। जिस दिन अपने पोटेंशियल का सही इस्तेमाल करना सीख लोगे ना, तो सफलता दूर नहीं है, सफलता आपकी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं एक दिन ओशो की एक बुक पढ़ रहा था और उसमें मैंने एक कहानी पढ़ा। अगर उस कहानी को सुनोगे तो तुम्हें खुद एहसास हो जाएगा। जैसे यहां पे आए दिन आप देखते होगे आस्था चैनल और भी कई टीवी चैनल है जहां पे बाबा संत ज्ञानी पुरुष प्रवचन करते रहते हैं और हजारों की संख्या में लोग सुनते रहते हैं, आपने देखा होगा। ठीक इसी प्रकार यूरोपीय कंट्री में भी होता है, पोप पादरी वहां भी प्रवचन करते हैं और सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग सुनते होते हैं। तो एक दिन ब्रिटेन के एक नगर में एक पादरी प्रवचन कर रहा था, सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हुए थे। एक लड़का भी अपने मां के साथ सुनने गया था और बोलने के क्रम में पादरी ने कहा कि जो व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखता है और सत्कर्म करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वो लड़का अपनी जगह पे खड़ा हुआ और उस पादरी से पूछा कि महाशय, जो व्यक्ति ईश्वर में आस्था रखता है लेकिन सत्कर्म नहीं करता है, वो कहां जाता है? और जो व्यक्ति सत्कर्म करता है, ईश्वर में आस्था नहीं रखता है, वो कहां जाता है? बड़ा उलझाऊ क्वेश्चन था। पादरी को समझ में ही नहीं आया क्या जवाब होना चाहिए। उसने कहा भाई ठीक है, इस प्रश्न का जवाब मैं कल दूंगा। लेकिन वो बड़ा उलझन में था, वो बड़ा उलझन में था कि भाई कल हम जवाब क्या देंगे। उस शहर में उसके गुरु भी थे, कुछ और बड़े पादरी भी थे। वो शाम को जाकर मिला, सेम क्वेश्चन अपने गुरुओं से भी पूछा, वो भी बड़ा असमंजस में, जवाब नहीं दे पाए। वो बेचारा बड़ा उधेड़ बुन में पादरी शाम को सो गया। रात में उसे एक स्वप्न आया और स्वप्न में उसने देखा कि वो एक रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ है और एक ट्रेन खुल रही है। कहां के लिए? स्वर्ग के लिए। उसको लगा क्यों नहीं स्वर्ग ही जाकर देखा जाए। अगर स्वर्ग में महात्मा बुद्ध मिल जाएंगे, महावीर मिल जाएंगे, सुकरात मिल जाएंगे, तो इस बात का तो एहसास हो ही जाएगा कि जो व्यक्ति सत्कर्म करता है, ईश्वर में आस्था नहीं रखता है, वो स्वर्ग जाता है।
वो दौड़ के गया और स्वर्ग वाली ट्रेन पे चढ़ गया। जब पहुंचा स्वर्ग में तो वहां पे इक्के दुक्के लोग एक्टिविटी कर रहे थे, दिखाई दिए उसको। वो देखकर पूछा कि भाई महात्मा बुद्ध, महावीर, सुकरात क्या मरने के बाद यहीं आए हैं, स्वर्ग में आए हैं? वो व्यक्ति बोला कि ये तो नाम मैं पहली बार सुन रहा हूं, इस नाम का व्यक्ति तो कोई स्वर्ग में आया ही नहीं। बेचारे बड़ा दुखी हुए, पादरी काफी दुखी हुआ। लगा कि जा, ये लोग तो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन सत्कर्म तो करते थे, लेकिन स्वर्ग में नहीं आए। फिर वो पहुंच गया रेलवे स्टेशन पे और देखता क्या है कि एक दूसरी ट्रेन खुल रही है नरक के लिए। लगा चलो जाकर देखते हैं, शायद ये लोग नरक में मिल जाए। वो दौड़ कर ट्रेन पकड़ा और उतरा नरक के लिए। जब नरक के दरवाजे पे गया तो देखा काफी एक्टिविटी है, काफी चहल पहल है। उसने पूछा कि भाई महात्मा बुद्ध, महावीर, सुकरात ये लोग मरने के बाद क्या यहां आए हैं? एक व्यक्ति ने जवाब दिया कि हां, जब से यहां आए हैं ये स्वर्ग बन गया है। मतलब स्पष्ट है कि स्वर्ग और नरक कहीं नहीं है, ये खुद आप स्वर्ग और नरक बनाते हो। स्वर्ग और नरक आप क्रिएट करते हैं। यह निर्भर करता है आपके सत्कर्म पर कि आप अपने गोल के लिए किस स्तर पे मेहनत करते हो, किस स्तर पे आपका डेडिकेशन है। आप अपने लिए स्वर्ग बना सकते हो। और अगर यहीं पे कहीं चूक हो गई तो समझ ही रहे हो क्या बनाओगे। नहीं तो बात जो है ये कहानी है, लेकिन सही बात तो यही है, कहीं कोई स्वर्ग नरक नहीं है, सब यही है। हम ही स्वर्ग बनाते हैं, हम ही अपने लिए नरक बनाते हैं, कोई दूसरा नहीं बनाता है। एक चीज आपने देखा होगा, बुराई बहुत जल्दी प्रसारित होती है। बुरे कर्म करने वाले लोगों को बहुत जल्दी जानते भी हैं, बड़ा पॉपुलर होता है वो, कुख्यात भी होता है। अरे ख्यात हो या कुख्यात हो, लेकिन विस्तृत तो होता ही है। नहीं देखते हो घाव, फुंसी ये बड़ा तेजी से फैलता है, लेकिन सत्कर्म का प्रसार थोड़ा धीरे से होता है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि 1 महीना 2 महीना मेहनत करेंगे निकल जाएगा। ये एक पेशेंसली प्रक्रिया के तहत जुड़ना होगा कि मुझे हर हाल में निकालना है। जिस दिन सार्थक मेहनत हो गया सफलता मिलेगी। हो सकता है वो सार्थक मेहनत 1 साल में पूरा हो जाए, हो सकता है वो सार्थक मेहनत तीसरे साल में पूरा हो जाए, लेकिन सफलता मिलेगी जरूर। इसलिए हर वक्त ये कामचोर टाइप स्ट्रेटजी की बात नहीं करना। स्ट्रेटजी का मतलब ये नहीं सोच लेना कि नहीं कम करना है, कम से कम पढ़ के निकालना है, कम मेहनत करके निकालना, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। स्ट्रेटजी का मतलब ही होता है अपने एनर्जी का, समय का सिस्टमैटिक इस्तेमाल करना, जो आपके सफलता को एक मुकाम देता है। आई बात समझ में? इसलिए हर वक्त स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी क्या पढ़ना है, किसको छोड़ना है, सबसे पहले सिलेबस पे कमांड करना है, देन स्ट्रेटजी की बारी आती है। पहले जो आपका सिलेबस है जब तक उस पर ओवरऑल कमांड नहीं होगा, जब तक आपको अपने क्वेश्चन के दायरे की समझ नहीं होगी, तब तक स्ट्रेटजी किस काम की? नहीं। तो पहले तो विषयों को जानने की जरूरत है, सिलेबस पे कमांड करने की जरूरत है ना? क्वेश्चन के प्रारूप को समझने की जरूरत है, और देन तब स्ट्रेटजी पे अगर हम काम करते हैं ना तो बड़ा पॉजिटिव होता है। इसलिए नहीं कि शुरुआती दौर में ही हम स्ट्रेटजी के आधार पे अपनी वर्क को ही छोटा 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 कर लें और सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा आपके दायरे से बाहर हो जाए, क्या फायदा है? इसलिए जब कभी भी सोचा पॉजिटिव सोचो, और ये पॉजिटिव सोच ही आपको तरक्की देगी, इसकी पूरी गारंटी है। अब तो ये मुद्दा आपको विचलित नहीं करेगा। और आगे जो आपका प्रश्न है कि इतिहास कितना महत्वपूर्ण है, कितना वैल्यूएबल है, तो आप लोगों ने तो आईएएस का, पीसीएस का क्वेश्चन बैंक देखा ही है। तो क्वेश्चन बैंक ही आपको बताता है कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप आईएएस की बात करो तो आपने देखा होगा
सिविल सर्विसेज के सिलेबस को आपने देखा है, सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन बैंक को भी आपने देखा है। अगर आप प्रीलिम्स की बात करो तो प्रीलिम्स में सिविल सर्विसेज में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं होता है कि हर साल क्वेश्चन एक फिक्स दायरे में ही आएगा। कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन इतिहास से आपको 11 भी पूछता है, तो कभी आपका 20 भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन एवरेज अगर देखा जाए तो 15 क्वेश्चन तो पूछता ही है हिस्ट्री एंड कल्चर से। मतलब स्पष्ट है कि 100 में 15 क्वेश्चन अगर इतिहास कवर कर रहा है तो बहुत महत्व है। अगर वही आप सिविल सर्विसेज मेंस की बात करें तो मेंस का एक मेजर पार्ट तो आपका जीएस ही है। 1000 मार्क्स का जीएस है और 250 नंबर का क्या है, एसे है। आप देखोगे कि फर्स्ट पेपर जो जीएस का है, जिसमें आपको इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, हेरिटेज, कल्चर आपको पढ़ना है, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है, इंडियन सोशल सिस्टम को पढ़ना है, आप देखेंगे कि वहां से भी 120-25 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। किससे? हिस्ट्री से। 250 नंबर में 250 नंबर में 125 अंक का अगर इतिहास है तो काफी महत्वपूर्ण है? इंडियन सोशल सिस्टम का भी बेस आपका इतिहास से बनता है, क्योंकि जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो इंडियन सोशल सिस्टम को भी आप पढ़ते हो वहां पे, यानी सामाजिक संस्थाओं को भी पढ़ते हो, है? तो वहां पे भी आप देखते क्या है कि इंडियन सोशल सिस्टम के लिए आपका बेस का निर्माण कौन करता है? इतिहास कर देता है, कर देता है। और भी दूसरे पेपर को देखोगे तो लगेगा कि वहां इतिहास उसके लिए एक मजबूत बेस का निर्माण करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हो, तो इंडियन पॉलिटी जब पढ़ते हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो आपका एक बेस बनता है वो कहां से बनता है? इतिहास से बनता है, नहीं? या फिर आप देखो फोर्थ पेपर जो अगला फिफ्थ पेपर जीएस का जो आपका है, जिसमें आपको इथिक्स पढ़ना है या फिर आपको इंडिया एंड वर्ल्ड फिलोसफर्स को पढ़ना है, तो वहां पे भी अगर आप देखोगे तो इंडिया एंड वर्ल्ड फिलोसफर्स को आप कहां इतिहास में पढ़ते हो? भारतीय इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप देखते क्या है, आप चाणक्य को भी पढ़ते हो, आप महात्मा बुद्ध को पढ़ते हो, महावीर को पढ़ते हो, उनके फिलॉसफी को पढ़ते हो। मॉडर्न हिस्ट्री में आते हो, विवेकानंद को पढ़ते हो। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ते हो मॉन्टेस्क्यू, डिडरो, बेकन इत्यादि को आप पढ़ते हो, रूसो को पढ़ते हो। तो जितने भी फिलोसफर्स हैं उनके बारे में, उनके विचारधारा के बारे में, किस परिस्थिति में उनका डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में, या आईआर के मुद्दे पे आपको एक बेहतर बेस इतिहास दे देता है। तो इतिहास की महत्ता को आप नकार नहीं सकते। अगर कमीशन के मुद्दे पे देखा जाए तो हिस्ट्री सब कुछ है। अगर आपका ये अच्छा है तो और भी कई पार्ट आपके बेहतर होते हैं। ऐसे के कई टॉपिक के लिए इतिहास आपको एक बेहतर बेस दे देता है। तो सही मायने में देखा जाए तो इतिहास की महत्ता है। वही अगर आप बीपीएससी की बात करो तो बीपीएससी के प्रीलिम्स में 150 प्रश्न होता है। 150 प्रश्न में एवरेज 35 क्वेश्चन तो इतिहास से होता ही है। और अगर 35 क्वेश्चन इतिहास से तो आप ऐसे सोचो कि उसमें करेंट और साइंस को ऐड कर दो, 100 हो जाता है। इसका मतलब है इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। और मेंस में अगर देखो तो मेंस जीएस फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट खंड है जो इतिहास से रिलेटेड है, 114 मार्क्स का इतिहास है, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। और अब तो बीपीएससी में भी एक पेपर आपका एसे हो गया 300 नंबर का। एसे के लिए भी एक बेहतर बेस का निर्माण करता है कौन? इतिहास। इसलिए इतिहास की महत्ता को नकार नहीं सकते। यह अलग बात है कि आप मैट्रिकुलेशन तक सामान्य तौर पे साइंस पे फोकस करते हो, मानविकी विषयों पे फोकस करते नहीं हो, नहीं, इसलिए जटिल लगता है। दूसरा, जिस विषय में हमारे बेहतर टीचर मिलते हैं, इंटरेस्टिंग होता है वो विषय। जिसमें बेहतर टीचर नहीं मिलते वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग नहीं होता है, लगता है बड़ा जटिल सब्जेक्ट है। और इतिहास के बारे में एक धारणा भी आप समझ सकते हो। सामान्य तौर पे लोग कहते हैं इतिहास में क्या ईसवी सन रटना है, इवेंट को रटना है, इसलिए बड़ा जटिल है, रटने की चीज है। सही मायने में बिल्कुल ऐसा नहीं है। इतिहास ऐसा साइंटिफिक सब्जेक्ट, बिल्कुल साइंटिफिक विषय है। और आप पीटी पढ़ने के क्रम में क्यों नहीं सोचते हो कि आपको मेंस भी देना है? और जब पीटी और मेंस दोनों में उपयोगी है तो फिर हम अवधारणात्मक पक्ष को भी मजबूत करें, तथ्यात्मक पक्ष को मजबूत करें। तो वैसी स्थिति में तो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। आपको रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और प्रश्न जहां पे आप देखोगे आपको लगता है कि ईसवी सन से प्रश्न पूछा जाता है।
ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लीजिए। और सही बात तो यह है कि अगर आप साइंटिफिक तरीके से पढ़ते हो ना, बहुत इंटरेस्टिंग है और कहीं रटने की कोई जरूरत नहीं है। कल से मेरा रेगुलर शुरुआती मतलब कि एकदम प्रारंभ से हो रहा है। एंशियंट हिस्ट्री का जो शुरुआती दौर है, प्रागैतिहासिक काल, वहां से सिस्टमेटिक शुरू हो रहा है। 2-4 दिन तो आप पहले वीडियो पे देख लेना और बाद में जस्ट उसका लाइव हो जाएगा, तो फिर आपके लिए ज्यादा यूजफुल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे, कहीं कोई दिक्कत होगी, तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कहीं रटने की आवश्यकता है या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मिस कर सकता है, कोई चांस ही नहीं बनता है। इसलिए एकदम बिल्कुल दिल से निकाल दो कि ये सब्जेक्ट जो है मतलब कि उबाऊ है या फिर रटने की आवश्यकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बहुत ही साइंटिफिक विषय है। और कई विषयों का इस्तेमाल इतिहास के दौरान आप देखेंगे तो बड़ा मजेदार लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि आप भारतीय हैं, दूसरा यही आपको अधिकारी के तौर पे काम करना है, तो यहाँ के कल्चर को जानना तो बहुत ही जरूरी है। भारत के हैं और भारतीय कल्चर को ना जाने तो वैसी स्थिति में कल्चर को जानने का आधार क्या है? इतिहास। तो ये तो जरूरी है आपके एग्जामिनेशन के लिए, दैनंदिन लाइफ के लिए, ठीक है, इस भारत को जानने के लिए, अपने कल्चर को जानने के लिए। भला ऐसा विषय इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो कौन विषय इंटरेस्टिंग होगा? सोचने की बात है। इसलिए एक भय जो आपके दिमाग में, उसको दिमाग से निकाल डालिए। किसी विषय से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आप अभी जिस एज ग्रुप में हो, किसी विषय को आप समझ सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। और ये सिविल सर्विसेज पीसीएस वही स्टूडेंट निकाल सकता है जो किसी भी विषय को इंटरेस्टिंग बना ले। ये क्षमता होनी चाहिए और बिल्कुल संभव है। और बाकी जो मुद्दा है फिर हम लोग कल बात करें क्या? थैंक यू।